सर आपके क्या करते हैं? बस 1.5 घंटा और एक घंटा लेके आपका टाइम निकल गया ये मैंने बहुत करा। हां तुमको तो हुआ क्या? अरे हुआ क्या सिद्धार्थ का काम है नहीं आधा घंटा तो मैंने वेस्ट किया ना। वहां से मेंटल स्ट्रेस ले रहा है ना सर महारानी का केस वाला हम लोग महारानी के मेंटल स्ट्रेस दे रहा है ये चलो 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 क्लास स्टार्ट हो चुका है। सर 15 मिनट की क्लास होती है। 15 मिनट की? सर हां टाइम दे रही है सर 15 मिनट ले पौने 12 हो रहा है। चलो शुरू तो करने दो, उसके बाद खत्म करेंगे ना। देखो मैं बता रहा था चलो देखो चीन की क्रांति की बात हुई, चाइना की क्रांति की डिस्कशन। अब सुन लो चाइना की क्रांति पे डिस्कशन हो रहा था, उसके कुछ पॉइंट्स करें शुरू। हाँ तो बस खामोश हो जाओ थोड़ा सा, या फिर रहने तो, गुस्सा का दिन नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाह रहा, ठीक है? खामोश हो जाओ, कोई बात करनी कुछ करना है तो इशारों में कर लो, आवाज ना, ठीक है? सुन लो बस क्लास सुनो क्या। उसके बाद भी बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि चाइना की क्रांति और चाइना की क्रांति के अंतर्गत हम लोग ने कुछ विषय सूची बनाई थी जो हम लोग को पढ़ना थी यहाँ पे, ठीक है? कुछ बहुत रेलेवेंट चीजें बताते रहो आप लोग को, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अप्रोक्स खत्म हो चुका है। इसमें पहली चीज थी बॉक्सर विद्रोह, ठीक है? बॉक्सर विद्रोह की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1898 से 1900 के बीच का बॉक्सर विद्रोह है, ठीक है? तो इस बॉक्सर विद्रोह के क्या करें, पढ़ा है जी पढ़ा है ना, पढ़ा है लोग सुनी नहीं रहो, समझ ही नहीं रहो। या तो फिर बाइंड अप करके चलते हैं, फिर खत्म करो क्लास। नहीं सर बोल लो 2 मिनट कुछ बोल रहा, सुनी नहीं रहो। बॉक्सर विद्रोह चाइना की क्रांति के अंदर पहला इवेंट था जब 1898 से 1900 के बीच में यहाँ पर यह आंदोलन किया गया था। चाइना की क्रांति का पहला आंदोलन यहीं से शुरू होता है, और ऐसे बहुत सारे रिलेवेंट तथ्य हैं जिसको मैंने आपको बोला था कल पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है नहीं कुछ इसके अंदर। सीधी सीधी लाइनें लिखी हुई है कि 1898 में ये हो गया, 1911-12 में चाइना की क्रांति हो गई, या फिर आगे चल के किस तरीके से गठबंधन बने और गठबंधन की सरकार बनी, फिर रिपब्लिक का एसोसिएशन हुआ, रिपब्लिक को हटाने के लिए वहां पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आ गई। माओ के बारे में थोड़ी चीजें लिखी हुई है आगे फिर, कि माओ ने किस तरीके से वहां डिक्टेटरशिप सरकार को चलाया, और चाइना की क्रांति क्यों यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेलेवेंट है ना? तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं बस, क्योंकि चाइना की क्रांति जो एक टॉपिक है आपका, वो प्रॉपर तरीके से बहुत डिटेल्ड डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर आएगा भी तो मिलके आता है कि रशिया के विक्टर और चाइना की क्रांति, इन दोनों के बारे में आप लोग लिखिए तो मिलके आएगा। तो आप लोग इतना बेसिस यहाँ से पढ़ के कर सकते हो, कोई टफ समझाने वाली चीज इसमें है, बस कर लीजिएगा। ये बता रहा था मैं आपको। तो विश्व इतिहास यहाँ से बाइंड अप होता है आपका। कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बचे थे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर जो ये टॉपिक बचा हुआ था इसका आज डिस्कशन करना है हम लोगों को। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉपर खत्म हो चुका है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स आप लोग को शायद नहीं मिले, ठीक है? वो नोट्स मैं दे दूंगा आप लोग को, ग्रुप पे भेज दूंगा, सारे के सारे लोग पढ़ लीजिए। ये है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत कुछ व्यक्तित्व हैं, कुछ व्यक्ति हैं, उनके बारे में चर्चाएं करनी है, और कुछ ऐसे समाज या एसोसिएशंस बने जिन एसोसिएशन के अंतर्गत बहुत सारे सुधार हुए। ऐसे सुधारों के बारे में आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है? चलो, तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बेसिकली जो है आपका टॉपिक, इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय से शुरू करना है, और आगे चल के हम लोग मतलब सभी प्रॉपर जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में व्यक्ति हैं उनकी और उनकी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीएस का आरओ का जो एग्जाम आ रहा है उसके अंदर संस्थाएं पूछेगा, और संस्थाओं के अलावा व्यक्तियों को भी पूछेगा कौन कौन से व्यक्ति कब कब यहाँ पर आए हैं, ठीक है? तो इसके बारे में चर्चा होगी, चर्चा कर ली जाएगी।
चलो, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय से शुरू कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और भी ऐसे तमाम व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से शुरू करिए। पूर्व लोग देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए बेसिकली कारण क्या जिम्मेदार थे और ये किस समय की बातें हैं, तथ्य क्या क्या है, उससे रिलेटेड कुछ चर्चाएं। पहले तो बात यह है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी ये पूरा का पूरा दौर जो रहा है, तो भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दौर रहा है। ठीक है, अब इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रिलेटेड जो भी तथ्य हैं या जो भी कारण है, उनके ऊपर हम लोग को चर्चाएं करनी है बेसिकली। अगर मैं कारण की बात करूं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए और उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है, तो ये कुछ कारण दिए गए हैं जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें पहला कारण ये दिया गया है कि वेस्टर्नाइजेशन की बात की जा रही है, पश्चिमीकरण धीरे धीरे भारत पर हावी हो रहा था, ये बात हम सबको पता है। ठीक है, राजा राममोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो लोग भी थे, वो पश्चिम विजय से लगातार परेशान थे। पश्चिम विजय की बात हो रही है, इंग्लैंड जो भारतीय पावर्स के ऊपर जीतती चली जा रही है, क्योंकि ये वो समय है जिस समय बंगाल के ऊपर कब्जा किया जा चुका है, मराठा महाराष्ट्र जो खत्म किया जा चुका है उनके ऊपर कब्जा हो गया है। उधर हम लोग देखें तो पंजाब के रीजन को कैप्चर किया गया है, और साथ ही साथ में मुगल एम्पायर को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, लगभग बदनाम कर रह गया था। तो इस बात से बहुत सारे लोग चिंतित थे कि भारत के अंदर जो एक संस्कृति थी या जो लोग पुराने थे, वो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा खत्म किए जा रहे हैं। तो पश्चिम शक्तियों के द्वारा जो भारतीय शक्तियों का पतन किया जा रहा था, उस पतन से रिलेटेड तमाम चीजों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो एक रीजन तो हमारा ये बन गया कि पश्चिम विजय के बाद से जो जो चीजें हमारे सामने आना शुरू हो गई, जैसे अंग्रेजों ने जब बंगाल को जीता होगा, तो बंगाल की कुछ समस्याएं जो इंटरनल रही होंगी, अंग्रेजों को जीतने के बाद वो समस्याएं ग्लोबल हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया होगा। ऐसे जब उन्होंने अवध को जीता होगा, तो अवध को जीतने के बाद वहां की जो इंटरनल समस्याएं रही होंगी वो ब्रॉड हो गई होंगी, बढ़ गई होंगी। तो ऐसी समस्याओं का भी यहाँ पे लॉजिक रहा है। तो बेसिकली ये जितनी भी समस्याएं यहाँ पर रही, ये सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके बाहर आने लगी। जैसे बाल विवाह एक समस्या थी, अंग्रेजों के माइंड में ये बात भी है कि बाल विवाह जैसी चीज होती है, इसको पब्लिक किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। शिशु हत्या होती है, इसको पब्लिक किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। अब वो लोग अच्छे इंटेंशन से नहीं रख रहे थे, या भारत में सुधार करना चाहते हैं। वो क्या दिखाना चाहते थे कि भारत का समाज देखो कितना बेकार समाज है, और ऐसे समाज को हम लोग सुधारने के लिए आए हैं। तो ये ऐसी समस्याएं पश्चिम विजय के बाद लोगों के सामने आना शुरू हो गई। तो पहला कारण तो ये है, फिर हमारे लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि हम उसको सुधार करें। तो हमारे कुछ सुधारक सामने, उन्होंने बोला ये समस्या अगर है तो हम इनका निवारण करेंगे। तो ऐसी समस्याओं को निवारण करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये लोग आए, जिसके अंदर शिशु हत्या, बाल विवाह से रिलेटेड और विधवा पुनर्विवाह, तमाम जो भी रीजंस हैं, उसको लेकर धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए और ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगे। दूसरी बात करें तो बौद्धिक विकास भारतीयों का होना शुरू हो गया। इस समय में जब समस्याएं पता चलती हैं तो बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं, और वो फिलोसफर्स क्या बात करते हैं कि आपकी ये समस्या है, हम इसका निवारण करेंगे, और इसके निवारण का क्या तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सती प्रथा होती थी। सती प्रथा होती तो थी, लेकिन कोई उसको गलत नहीं समझता। तब तक नहीं जब तक हमारे यहाँ कुछ बौद्धिक लोगों ने आके बता नहीं दिया कि ये चीज गलत है। तो जब उनको गलत बताया गया तब उनको ये लॉजिक पता चला कि हाँ ये तो गलत है। तो जो चीज गलत है बेसिकली उस चीज को किस तरीके से लोगों के सामने लाना है और उसमें रिफॉर्म करना है, ये कार्य लोगों ने किया। तो एक कारण ये भी है कि बौद्धिक क्षमता का विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जितने भी भारत के अंदर और बौद्धिक लोग थे, विचार करते थे, या जो भी समाज सुधारक थे, उन सारे लोगों ने हमारे समाज के दोषों को तलाश करना शुरू किया कि हमारे समाज में दोष हैं कई सारे, इन दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो बेसिकली जो बड़े बड़े रीजन इन सब बातों से निकल के आते हैं वो है ये। पहली चीज तो ये है कि भारतीय धरती पर औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति। अगर भारतीय जमीन के ऊपर औपनिवेशिक सरकार नहीं आती, अगर अंग्रेज ना आते, तो शायद सती प्रथा जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, आज का जमाना भी वैसे होता, शायद बाल विवाह जैसे चल रहा था वैसे चलता रहता।
विधवा पुनर्विवाह कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, कन्या भ्रूण हत्या शायद होती रहती। ये इनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि इन लोगों ने आके ऐसी समस्याओं को उजागर किया, और जब इन्होंने उजागर किया तब हमारे समाज सुधारक आगे आए और इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करी। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि औपनिवेशिक सरकार हमारे आई, उसकी वजह से हम इस समस्याओं को जान पाए, पहला कारण। दूसरा, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां। अब धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों की अगर बात करा जाए तो हर धर्म के अंदर कुछ धार्मिक और सामाजिक चीजें होती हैं, और धार्मिक चीजों को जब वो समाज के अंदर जीना शुरू करते हैं, समाज के हिसाब से रहना शुरू करते हैं, तो वो चीजें समाज के जीने में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों को बीच में लेके आते हैं। जैसे धर्म के आधार पर ही सती प्रथा चलती है, बोला जाता था एक धार्मिक अनुष्ठान है, करना ही पड़ता है, धर्म की आड़ में लेकर उसको किया जाता था। तो ये धार्मिक चीजों को लोगों के सामने रखा जाता था और बोला जाता था नहीं, धार्मिक है तो आपको सामाजिक चीजों में इसको अपनाना ही पड़ेगा, वरना आप धार्मिक चीजों को समाज के साथ लेकर अगर नहीं चल रहे तो धर्म को छोड़ दीजिए। तो ये बेसिकली लोगों के ऊपर आरोप आते थे जो सती प्रथा का पालन नहीं करना चाहते थे। एक एग्जाम्पल सती प्रथा दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल पर्दा प्रथा भी। जब पर्दा प्रथा के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो गए, तो क्योंकि इस्लाम के अंदर पर्दा प्रथा को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है, मान्यता दी गई है, और भी धर्मों में दी गई है, लेकिन इस्लाम में उस चीज को ज्यादा मान्यता दी गई है। लेकिन इस बात को लेकर फिर आए कुछ समाज सुधारक, जिसमें सर सैयद अहमद खान का नाम है। उन्होंने बोला पर्दा प्रथा गलत है, महिलाएं पढ़ेंगी कैसे, फिर उनके एजुकेशन के बीच में आ रही है पर्दा प्रथा जो भी है, तो इसको खत्म किया जाए। तो ऐसी चीजों को कुरीतियां बोला जाता है समाज की या धर्म की, जो लोगों के डेवलपमेंट में रोक लगा रही थी या उनका शोषण कर रही थी। तो ऐसी चीजों को दूर करने का कार्य किया गया। महिलाओं की निराशजनक स्थिति, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो महिलाओं को ही हो रही थी इस पूरे दौर में। अगर हम लोग बात करें, वोट देने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं, घर से कहीं कार्य करने का अधिकार, बाहर जाने का अधिकार महिलाओं के पास में नहीं था। उन्हीं के ऊपर सारे शोषण हो रहे हैं, क्योंकि सती प्रथा से लेकर आप कन्या भ्रूण हत्या तक चले जाइए, विधवा पुनर्विवाह तक चले जाइए, सारी की सारी चीजों में महिलाएं। तो सबसे निराशजनक स्थिति इन्हीं लोगों की थी, महिलाओं की थी, और महिलाएं ही अपने उत्थान के लिए लगातार बात करती थी। तो ये लोग आए, उन्होंने आकर महिलाओं के लिए कार्य करना शुरू किया। बेसिकली शिक्षा का प्रसार और विश्व में जागरूकता बढ़ी। एक कारण ये भी है कि शिक्षा का विस्तार हो रहा था धीरे धीरे पूरे समाज में ही। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटीज ले आए और यूनिवर्सिटीज में हमने पढ़ाई करना शुरू करी। अब हमें धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती थी, पहले हम धार्मिक पढ़ाई पढ़ते थे। पढ़ाया था ना मैंने आपको, मदरसा होता था, गुरुकुल होता था, पाठशालाएं होती थी, मकतब होते थे, या धार्मिक शिक्षाएं होती थी। जब हमने धर्म से बियॉन्ड जाके पढ़ना शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू करी, तब हमको पता चला कि शिक्षा का विस्तार बेसिकली विश्व में शिक्षा को किस तरीके से लिया जाता है। वो सिर्फ धर्म नहीं है, समाज में डेवलपमेंट, और अगर हम लोग चीजों को आगे लेके नहीं चलेंगे, समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा विकास कभी भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने उसी शिक्षा को प्राप्त किया, और उस शिक्षा से इन्हें पता चला कि हमारे साथ क्या गलत चीजें हो रही है और उसको सही करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी इन सब चीजों को लेकर। बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता, बाहरी दुनिया के बारे में हमें पता ही नहीं था। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा था कि जो सिर्फ और सिर्फ यहीं के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो जागरूकता की अगर हम लोग बात करें, तो जागरूकता हमारे यहाँ नहीं थी बाहरी दुनिया के बारे में। बेसिकली जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, डच आए, डेन्स आए, फ्रांसीसी आए, ये सारे लोगों ने जब भारत में आए, तो इन सारे लोगों से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी और उसको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो मैकाले पुत्र वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आप लोगों को, नेगेटिव सेंस में लिया जरूर जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश की ग्रोथ वहीं से हुई। भारत के अंदर अगर भारतीयों ने इंग्लिश सीखी तो कहां से सीखी, वहीं से सीखी। और विश्व के बारे में जान तभी सकते थे जब आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, अदरवाइज कैसे जानो, ठीक है। जैसे आपने बोला कि हम लोग को क्या हुआ, बोलो। हम लोग को पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। तो सर इतिहास के परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं कि हमें गुरुकुल, अब जो शिक्षा का पैटर्न बदला गया था, तो हम इसलिए इतिहास को हम क्यों पढ़ें इस बारे में? मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बाबर को क्यों पढ़ें, अकबर को क्यों पढ़ें, या जो हमारे जो शास्त्र है उसको क्यों हम पे ध्यान दिया जाता है? अच्छा, बेसिकली देखो, अगर अभी मतलब थोड़ी देर पहले कहा गया इतिहास को भूल जाना चाहिए। अच्छा, इतिहास जो मतलब बीत गया उसको क्यों बात करना उसकी। तो सर हमें इतिहास का सब्जेक्ट है, तो आपके पास तो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, आप उस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। अपने इतिहास को जाने बिना हम अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जब तक हम अपने इतिहास को लेकर नहीं चलेंगे, हम अपना आने वाला समय कैसे सुधारेंगे, नहीं सुधार सकते ना। तो ऐतिहासिक जो गलतियां हो गई हैं उसको छोड़ना एक तरीका होता है,
कि छोड़ दो, चलो गलतियां हो गई हमसे, हम छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि हम मान ही नहीं रहे कि वो गलती थी हमारी, ठीक है, हम उसको माने ही ना कि हमारी वो ऐतिहासिक गलती थी, ऐतिहासिक भूल थी। तो दूसरी चीज होती है उसे इग्नोर करना। तो कुछ लोग उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और वो इग्नोर करके आगे आने वाले समय में कोशिश करते हैं कि अब चलो पुरानी चीजें छोड़ के आगे की बात करते हैं, जो भी चल रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन इतिहास को आप कभी इग्नोर कर नहीं सकते, चाहे वो कल का इतिहास हो, चाहे वो 100 साल पुराना इतिहास हो। इतिहास जब पन्नों में लिख जाता है तो उसी के आधार पर आने की वाली चीजें जो होती हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। इन सारे थिंकर्स ने सबने सुधार कैसे करा? ऐतिहासिक गलतियों को पढ़ा ना, जाना ना कि ऐतिहासिक कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये तो वो लोग थे सारे के सारे कि ब्रिटिश आर्मी खड़ी हुई है, सामने गोली मार सकती थे ना, उसके बाद में नहीं डरता, डटे पड़ा उनके सामने, बोले ऐसी तैसी तुम्हारी, आओ सामने देखा जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ लफ्जों के वाण पे क्यों डर जाते हैं, है ना। एक ही चीज है मौत, और वो सबको आनी है, और यहाँ कोई मार नहीं रहा किसी को, पहली बात यही चीज है ना, एक ही चीज है, और वो है आनी है, सबकी आनी है, इसकी उसकी इसकी सबकी आनी है। तो उसका डर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ईश्वर के अलावा अगर आपके मन में किसी भी चीज का डर है तो फिर आप अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, बिल्कुल नहीं जी रहे। अगर ईश्वर के अलावा कोई भी डर आपके मन में है ना, किसी भी चीज का, कोई सामने वाला व्यक्ति कोई भी है, अगर मानव ही तो है, ह्यूमन ही तो है, वो रिसोर्सेज थोड़ी अच्छी मिल गई तो उस वजह से वहां पहुंच गया हो, बस आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पाई तो आप वहां नहीं पहुंच पाए, इतना ही तो फर्क है सिर्फ और सिर्फ। वरना मानवता के आधार पे तो किसी में कोई फर्क नहीं है, किसी बेसिस पे। तो सर हम और आपको बदल भी सकते हैं इसको, तो बदल सकते, जैसे कि हमें जो पढ़ाया जाता है तो हम इसको अब छोड़ के हम वैदिक सभ्यता का युग भी तो फॉलो कर सकते हैं ना, कि हमें वेदों का पाठ कराया जाए या कुरान को पढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखो इतिहास आपका जो भी है उसको सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार आपसे ये चीज कहता हूँ कि अगर आप अपने वेदों को छोड़ दोगे, कुरान को छोड़ दोगे, जो प्राचीन और ओरिजिनल इतिहास है हमारे यहाँ का, तो फिर आप भारत को समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में भारत है क्या। उसके बाद हमको आके फिर चीजों को आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हम किसी इतिहास को नहीं भूल सकते ना छोड़ सकते। हमें प्राचीन भी लेना है, मध्यकालीन भी लेना है, आधुनिक भी लेना है। और इन सब लोगों ने वही बात करी कि भाई तीनों इतिहास में जो गलतियां हो गई, जो भूल हो गई हमसे, वो अब ना हो, अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब गलतियां हो गई तो आने वाला जो समाज है वो सही नहीं हो पाएगा। इन्हें अपनी नहीं पड़ी थी, राजा राम मोहन राय अपने लिए थोड़ी विधवा पुनर्विवाह करवाने की बात कर रहे हैं, उनका विवाह हो जाएगा, किसके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के। सती उनकी थोड़ी हुई जा रही है, सती प्रथा के पीछे क्यों पड़े हुए कि सती प्रथा रुकवा रहे हैं? उनको ये नहीं, उनका बेसिकली डर ये था कि आने वाला जो समाज होगा वो दूषित ना हो जाए। अभी तक जो था वो था। और एक चीज बहुत अच्छी बोली जाती है, ये चीज मैंने पढ़ी है इस्लाम के अंदर, एक हदीस नाम का एक वाक्य होता है, हदीस चीजें होती है, मतलब ये चीज बोली गई है तो आप करो इस चीज को। तो उसके अंदर एक चीज बोली गई, अगर आप कोई चीज बुरी देख रहे हो, कुछ भी बुरा दिख रहा है अगर आपको समाज में, तो आप उसको रोकने की कोशिश करो। पहली चीज, जाओ रोको जाके। दूसरी चीज, दूसरी मैं बता रहा हूँ, उसमें सोल्यूशन दिए गए। पहली चीज तो अगर बुरा हो रहा है आपके साथ में तो आप रोक दो जाके। अगर आप इतनी पावर नहीं रख सकते हो कि आप उसको रोक पाओ तो कोशिश कर लो रोकने की, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर आप कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो तो उसमें दिया गया है कि कम से कम अपने मन में बुरा जान लो कि ये बुरा हो रहा है। तो ये 3 स्टेप बताए गए हैं कि अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो तो आपके साथ में शायद गलत नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी, और यही सब ये लोग दिमाग में रखते थे चीजों को कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं समाज के अंदर तो हमारी जिम्मेदारी है, समाज हमारा ही तो है, हम इसको सॉल्व करें आगे चल के, ठीक है। और इन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, इन्होंने आगे आने वाली जनरेशन के लिए सोचा। यहाँ जो भी तुम लोग करके जाओगे ना, यहाँ पे तुम लोग अपने लिए नहीं करके जाओ, शायद तुम लोग बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर सुधार दोगे, बहुत सारे बच्चों का कुछ ऐसी चीजें करके चले तो सर हमारी चल रही है। इस चीज को यहाँ जो लड़कियां बैठी है इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जब घर से निकलते हो तो आपकी छोटी बहनें और आपके रिश्तेदार में जो छोटी बच्चियां होती हैं वो इस चीज से सीखती हैं कि हमारी बड़ी दीदी हैं या घर में हमारे ये हैं, और ये बाहर निकल के पढ़ रही हैं। और जब वो पढ़ रही होती हैं तो वो बच्चियां देख के आपको आगे बढ़ती हैं, और लड़कियां हिम्मत बहुत मुश्किल में कर पाती हैं समाज को फेस करने की, और वो आप ही सबको देख के करेंगे।
यहाँ जो लड़कियां खास करके बैठी, मतलब आगे आने वाली जनरेशन की जिन लड़कियों की जिम्मेदारी है वो सिर्फ आप ही लोगों के ऊपर है। और अगर आप लोग नहीं हिम्मत कर पाए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो शायद वो लोग भी रुक जाएंगे आप ही की वजह से। ये भी तो गई थी, पूरा परिवार ताने मारता है, पता है आपको ये बात? वो भी तो गई थी, भेजा था उनको, बड़ा करें ये ताने मारे जाते हैं, और उस वजह से उस बच्ची को रोक दिया जाएगा शायद जिसमें कैपेबिलिटी थी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ऐसे कार्य करें। और ये लोग करते थे, तभी समाज सुधारकों की बात हो रही है, उनके बारे में हम इसीलिए पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कारण है इतने सारे समाज को सुधारने के लिए। अब कौन कौन से समाज सुधारक आंदोलन हुए भारत के अंदर और कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार किए, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है जिसको आपको पढ़ना है। पहला नाम है राजा राममोहन राय, ठीक है? राजा राममोहन राय, क्योंकि सबसे प्रभावी यही थे पूरे आंदोलन के दौरान, जिन्हीं को पढ़ना है, ठीक है? तो राजा राममोहन राय से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी है, एक एक करके सबकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आत्मीय सभा से। इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था उसका नाम था आत्मीय सभा, जो बनी थी 1814 में। अब ये आता है क्रोनोलॉजी लगाने को, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, एक तरफ लिख देगा आत्मीय सभा और डैश लगा के लिख देगा क्या राजा राममोहन राय की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तब आपको पहचानना रहेगा वहां पे। कभी कभी ईयर भी लिख देता है कौन से ईयर में ये समाज बना, ठीक है? तो आत्मीय सभा का यहाँ पर बेसिकली जो कह सकते हो आप लोग कि इसको बनाया गया था। तो आत्मीय सभा को बनाने के पीछे का लॉजिक सीधा सीधा यही है कि तो आत्मीय सभा पागल है वो पता है। तो आत्मीय सभा को बनाने का मतलब बेसिकली था एक ईश्वरवाद, ठीक है? एक ईश्वरवाद की संकल्पना थी, एक ईश्वरवाद को बढ़ाना चाहते थे। और इसी चीज को इन लोगों ने प्रूव किया है बार बार कि एक ईश्वरवाद जो है वो आत्मीय सभा के अंतर्गत उसी के ऊपर लॉजिकली बात की जाएगी। क्योंकि मैंने बताया राजा राममोहन राय मोनोथिज्म, ठीक है, और मोनोथीस्ट वाला जो प्रिंसिपल था उसके बहुत बड़े फॉलोअर थे और यही बात लोगों तक पहुंचाया करते थे कि मोनोथीस्ट या एक ईश्वरवाद का प्रिंसिपल जो है वो लोगों तक पहुंचे, यही बात बार बार करते। तो आत्मीय सभा के अंदर इन्होंने इसी चीज के ऊपर फोकस किया था कि एक ईश्वरवाद या मोनोथिज्म का जो प्रिंसिपल है वो प्रभावी रूप से लागू हो सके। और ये बार बार क्यों बोल रहे हैं इस चीज को इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो भी सामाजिक और धार्मिक अन्याय लोगों के साथ में होते थे उसके पीछे वो कहीं ना कहीं इस चीज को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर एक ईश्वरवाद, अगर एक ही ईश्वर को पूरा समाज मानने लगेगा, पूरा समाज, तो उसी एक ईश्वर से सब लोग डरेंगे, उसी एक ईश्वर की कही हुई बात को सब लोग मानेंगे, तो कोई किसी के साथ सामाजिक या आर्थिक भेदभाव नहीं रखेगा, सब अपने आप को समान समझेंगे। तो इस वजह से ये आत्मीय सभा के अंदर एक ईश्वरवाद की फिलॉसफी को लेके आए, ठीक है? तो ये राजा राममोहन राय की एक संस्था है आत्मीय सभा, जिसके अंतर्गत इन्होंने इस चीज की बात की। उसके बाद और कार्य देखेंगे, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर, ठीक है? राजा राममोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर एक नामक व्यक्ति है, नाम याद रखिएगा। अब राजा राममोहन राय नहीं पूछता है, अब पूछता है हिंदू कॉलेज की स्थापना में और किसका योगदान है राजा राममोहन राय के अलावा, तो ये है डेविड हेयर। तो डेविड हेयर का नाम याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी उन्होंने और यहाँ पर बहुत ही मॉडर्न कह सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट्स को उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब इंजीनियरिंग जैसी कोई भी चीज पहले नहीं थी, तो ये लाने वाले भारत के अंदर राजा राममोहन राय थे। यांत्रिकी, मैकेनिक्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को लोगों के सामने रखना इन्होंने शुरू किया, ठीक है? इसके बाद वेदांत कॉलेज है, वेदांत कॉलेज 1825 के अंदर इसकी स्थापना, ठीक है? इसे भी राजा राममोहन राय ने ही स्थापित किया था और यहाँ पे ये वेदांत कॉलेज में वेदों की शिक्षाओं के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? कि वेदों की शिक्षा लोगों के लिए कितनी जरूरी है और वेदों की शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है? ब्रह्मो समाज 1828 में बात की जाए, उसके बाद ब्रह्मो समाज आया, ठीक है? राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था और ये एक धार्मिक जो समाज था उस समाज के ऊपर इसके बेसिस पे बात करना चाहते थे। तो आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य भी देखिए क्या है, इसका उद्देश्य भी एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना और हिंदू धर्म को शुद्ध करना था, ठीक है? अब हिंदू धर्म के अंदर शुद्ध करने की जो बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि धार्मिक रूप से उसके अंदर कोई बुराई हो, धार्मिक रूप से नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में धीरे धीरे आगे क्या कर दिया, उसके अंदर बुराइयां पैदा कर दी, उन बुराइयों को वो दूर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो उन बुराइयों के लिए बेसिकली दूर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर जोर दिया ब्रह्मो समाज के अंदर, जैसा कि उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की थी। यहाँ पे इन्होंने बोला था मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए लोगों को, सभी लोग एक ईश्वर को माने और एक ही ईश्वर सत्य है। इस तरीके की बात इन्होंने ब्रह्मो समाज में की। और कई सारी सामाजिक कुरीतियां, जैसे इसी के अंदर इन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया था। इसी के बाद में 1829 में सती प्रथा के ऊपर रोक लग पाई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत पॉपुलरली सती प्रथा के ऊपर भी यहाँ पे बात की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण समाज। उसके बाद में संवाद कौमुदी, इनका एक बंगाली साप्ताहिक कह सकते हो न्यूज़पेपर या मैगजीन, ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और उन मुद्दों के अंदर जैसा सती प्रथा के ऊपर ये बात करते रहते थे, तो सती प्रथा के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ने अपने इस अभियान के अंतर्गत संवाद कौमुदी के थ्रू लोगों तक अपने अपने मैसेज पहुंचाना शुरू किए। ठीक है, तो संवाद कौमुदी, जैसे कि टीचर्स में हम देखते हैं कि संवाद कौमुदी करके सीधे पूछ लिया जाता है, तो यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन बनता है? यूपीएससी में ऐसा नहीं बनता। यूपीएससी में तो लिख देगा संवाद कौमुदी नाम की जो मैगजीन है वो राजा राममोहन राय की है, और संवाद कौमुदी के अंदर उन्होंने किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की है वो आ जाएगा यूपीएससी। ठीक है, अब वो मुद्दे दे देगा 4 उठा के, और उसके बाद बोलेगा बताओ इनमें से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही, वो मुद्दे ये लिखे। ठीक है, इन मुद्दों को, ये है यूपीएससी और ये है पीसीएस। ठीक है, बस इतना फर्क। तो इसके मुद्दे देख लो। बेसिकली प्रांतीय अदालतों में पहली चीज जूरी ट्रायल की भारतीय मांग जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। ये वही बात है जब हम लोग इसके बाद में एक और चीज देखे थे, हम लोग ने आगे चल के देखा था ना कि जो कल मुद्दे की बात हम लोग कर रहे थे रिपन के समय में हुई थी, कौन सा मुद्दा था? लॉर्ड रिपन को क्यों हटाया गया था? लॉर्ड रिपन को क्यों हटाया गया था? कल ही बात ठीक है, गिलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जो पूरा प्रॉब्लम हुआ था, उस गिलबर्ट बिल को लेके ही हटाया गया था। ऐसी डिमांड ही कर रहे थे राजा राममोहन राय बहुत पहले से कि इस तरीके की चीजें भारत में होनी चाहिए। अब ये बात कर रहे थे जूरी ट्रायल वगैरह की कि एक छोटे लेवल पर अदालतों को बनाया जाए और उसमें ट्रायल किया जाए, लोगों की चर्चाओं को सुना जाए। तो बेसिकली ये भी डिमांड थी। सती प्रथा का तो पुरजोर विरोध हो ही रहा था, और कई सारी सामाजिक कुरीतियां, महिलाओं को शिक्षाओं के ऊपर बात हो रही थी, ये सब संवाद कौमुदी के अंदर पब्लिश होता था। ठीक है, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार पहले हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मिरातुल अखबार इनके द्वारा शुरू किया गया फारसी का पहला साप्ताहिक था, 1822 में इन्होंने शुरू किया था। और इस समय इन्होंने इस अखबार के अंदर जो चर्चाएं की थी वो चर्चाएं देख लीजिए। पहली बात तो इन्होंने राजनीतिक घटनाएं उस समय से जो भी हो रही थी, राजनीतिक घटनाएं उनकी बात करी थी। राजनीतिक घटनाओं का मतलब अंग्रेज किस तरीके से भारत के ऊपर अपना कानून लाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, उस सबकी बात। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके ऊपर इसमें चर्चाएं की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली मिरातुल अखबार के अंदर बहुत सारे राजनीतिक डिस्कशन होते थे, और साथ ही साथ में ब्रिटिश संविधान और उनकी विदेश नीति और सड़कों पर भारतीयों के साथ जो व्यवहार है उस सब को लेकर भी उसके अंदर उन्होंने डिस्कशन किया। तो ब्रिटिशर भारत के साथ जो गलत कर रहे हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इस सब की चर्चाएं बेसिकली मिरातुल अखबार के अंदर किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीयवाद बेसिकली इन्हीं का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय ने अपने मुद्दों को सीमित नहीं रखा, और इन मुद्दों को उठाते हुए वो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक लेके गए। तो उन्होंने अपने मैगजीन, अपने वर्ग, जो भी कार्य किए, उन सब के अंदर इंटरनेशनल फेवर लेने की हमेशा कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जब तक भारत के लोग अपनी समस्याएं पूरे विश्व के सामने नहीं रखेंगे, तब तक उन समस्याओं का निवारण मुश्किल है, क्योंकि सब मिलकर इसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तब वो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करते थे। तो अंतरराष्ट्रीयवाद का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके ऊपर टिप्पणी की थी, फिलहाल ये पढ़ लो। ये मेंस में या प्रीलिम्स में ऐसी टिप्पणी दे देते हैं और पूछ लेते हैं किसकी टिप्पणी, कई बार ऐसा पूछा गया। ठीक है, इस टिप्पणी को पढ़ो। राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव जगत में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से महसूस किया। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लेकर बोला था, बाद में जाके बोला था। धर्म सभा के द्वारा भी राजा राममोहन राय लोगों को बहुत सारे तरीके से बुलाते थे और धर्म सभाएं भी किया करते थे, लोगों को समझाते भी थे कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ,
तुम लोग ऐसा मत समझो कि मैं समाज में इतना इन्वॉल्व हो गया कि आप लोग को ये लगे कि मैं धर्मों की बुराई करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, इस वजह से इन्होंने कई धर्म सभाएं भी की है और उसमें कई सारे लोग इनके सहयोगी बन के भी आए हैं, ठीक है। और ये सहयोगी कौन कौन थे राजा राम मोहन राय के, ये नाम आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे इनको सपोर्ट जिन लोगों ने किया था उसमें एक नाम है डेविड हरे, दूसरा द्वारकानाथ टैगोर, तीसरा प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव और ब्रह्म सभा के प्रथम सचिव जो है ताराचंद चक्रवर्ती। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को यहाँ पर सपोर्ट किया था। आगे लीगेसी क्या है कि राजा राम मोहन राय के बाद में क्या ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा या ऐसे तमाम संस्थान का खत्म हो गए, समाप्त हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे चल के इनके कुछ फॉलोअर्स बने जिन्होंने इस समाज को और आगे बढ़ाया, ऐसी और स्थितियां लोगों के सामने रखी। उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये वो लोग थे जिन्होंने ऐसे समाज को आगे बढ़ाया और ये लीगेसी का हिस्सा है। राजा राम मोहन राय जो छोड़ के गए इस समाज के अंदर, उस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? वो इन्हीं लोगों ने किया, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, फॉलोअर कहलाते हैं ये दोनों, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देखो आगे चल के इन लोगों ने जो सुधार करने की कोशिश करी, उस सुधार के अंदर हिंदू धर्म में कुछ सुधार करना चाहते थे लोग। जैसा कभी कभी जो अपशब्दों को यूज किया जाता है, उन अपशब्दों को ये हटाना चाहते थे लोगों के मन से और लोगों की जबान से, बेसिकली कि वो अपशब्द लोग यूज ना करें, अपनी भाषाओं को स्वाभाविक रूप से और आसान रखें, है ना लोगों, क्योंकि लोग हर्ट होते हैं। एक अपशब्द का मतलब गालियां हैं, ठीक है। तो गाली गलौज ना की जाए और शांति से बात की जाए, ठीक है। दूसरा हिंदी साहित्य सर, जैसे कि कोई भी हम लोग वर्ड मतलब प्रति टाइप की नहीं होती, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये हिंदी साहित्य की श्रेणी में आते हैं। कुछ आते हैं तो सर जो गालियाँ होती हैं तो वो भी एक हिंदी साहित्य का भाग होता है। एकदम वो वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है हमारे ऊपर। वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए कि हम लोग कोई अंग्रेजी गालियों को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके देना शुरू कर दिया। तो वो चाहते थे ऐसी गालियों से रोक लगे, ठीक है। अपशब्द बेसिकली बंद कर। तो सर ये तो एक असली उस पे आ जाएगा कि क्या कहते हैं, किसी ने किसी को बोलना है इस तरह के वर्ड, तो ये तो सर हम इस पे कानूनी कदम भी ले सकते हैं। हाँ तो है तो कानून इसको लेके, अपशब्द अगर आप किसी को बोलते हो तो उसको लेके कानून है ना किसी का। तो सर जो राजनेता होते हैं वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि तू भ्रष्ट है या वो भी इस तरह का, और इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं कि असम का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्ट इंसान है। तो सर इस पे एग्जाम्पल दिया ना तुमने, या सत्य बोल रहे हैं? मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था अभी का, हाल में ही। तो ऐसा बोल दो कि किसी ने दिया ऐसा, अपने शब्दों को ऐसे यूज मत करो कि उसने ऐसा बोला। आप जो बोल रहे हो वो किसी और के शब्द मतलब रख दो ना कि राहुल गांधी जी ने इस समय ऐसा बोला कि असम का मुख्यमंत्री भ्रष्ट था, ऐसा 14 जब राम मंदिर की जो रैली चल रही थी तो उसके तहत उनको रोक दिया गया था मंदिर में। तो राहुल गांधी जी ने असम के अंदर जब एंट्री की थी तो उनकी एंट्री रोक दी थी। तो उन्होंने बोला था कि असम के मुख्यमंत्री जो है बहुत सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी है। तो सर ये तो एक मुख्यमंत्री की पद की उन्होंने गरिमा को पहुंचाना है। तो सर इन पे सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती है? सरकार नहीं कर सकती, संविधान में कानून बने हैं, सीआरपीसी आईपीसी ऐसी धाराओं की बात करता है और इन धाराओं के अंदर आपने किसी के मान सम्मान को क्षति पहुंचाई है तो वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अभी आपने रिसेंट केस देखा होगा, मुख्यमंत्री पद एक गरिमा का पद है, बिल्कुल है। तो सर मुख्यमंत्री पद का जो करने दूसरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पे कार्रवाई करनी है। उसने ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री पद को मैं गलत बोल रहा हूँ या गाली दे रहा हूँ, उसने किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत नाम नहीं लिया था। उन्होंने बोला असम का मुख्यमंत्री। सर असम का मुख्यमंत्री एक गरिमा का पद हो गया। तो ये गरिमा की श्रेणी आती है, वो चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं अगर उन्होंने इस शब्द को सुना। अगर देखो अगर देश का प्रधानमंत्री, बार बार शब्द यूज होती है ना, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री वैसा है, तो देश का प्रधानमंत्री उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात भी तो बोली जाती है कि हमको तो फंडामेंटल राइट दिया गया, मौलिक अधिकार हमारे पास है,
हम क्रिटिसिज्म किसी का कर सकते हैं। जैसे तो बेसिकली लोग बचते क्या कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट था, हमने बोल दिया, गलत तो बोल दिया, हमारी गलती कहो, अब यह हमारा फंडामेंटल अधिकार कर लो। संसद में जो वर्ड है क्या बोलते हैं उसको, संसद के वर्ड जो वर्ड बोले जाते हैं जिन शब्दों को यूज किया जाता है नहीं अभी कुछ कुछ 22-24 शब्दों के ऊपर रोक लगाई बोलने का, तो उसको कुछ एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो सर संसद के भीतर ही हम उसको अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, बाहर उसका कोई मतलब नहीं है। और देखो संसद की कार्रवाई बहुत गरिमा की चीज होती है, ऐसा माना जाता है। तो संसद एक वो प्लेस है, जैसा आप एक रिलीजियस प्लेस मान लो कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाते समय आप बहुत सारे शब्दों को बाहर फेंक के आते हो। मंदिर में ऐसे शब्दों को यूज तो नहीं कर सकते ना, किसी भी गलत शब्द, तो ऐसे शब्दों को आप अंदर यूज नहीं कर सकते। वैसे ही संसद में भी ऐसे शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली इसकी बात होती है। तो मैं वही बता रहा था, मान सम्मान किसी का अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया है तो उसको लेकर कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों को ये धर्म से दूर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शब्दों को दूर करना चाहिए जिसकी बात हो रही। वेद और उपनिषद सिद्धांत के साथ साथ एक ईश्वर या एक ईश्वरवाद की पूजा, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे बात हो रही है टैगोर की, ठीक है, टैगोर की बात हो रही है जिन्होंने लिटरेसी को इनको आगे बढ़ाया। मानवीय तर्क पर आधारित, मानवीय तर्क भी यही बोलता है किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी की गरिमा को आप हर्ट मत करो। तो बेसिकली यहाँ पर मानवीय तर्क पर आधारित ये तमाम चीजें थी। और भी बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी प्रथाएं करनी है, क्या करना है, कैसे फॉलो करना है, वो सब इसके अंतर्गत बताया गया, ठीक है। इसके बाद केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने भी अपना जो गतिविधियों का विस्तार किया, जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए, उन आंदोलनों का रीजन पूछा जाता है कभी कभी, कौन कौन से क्षेत्रों में इन आंदोलनों को किया गया, ठीक है। जैसे यूपी है, पंजाब है, मद्रास है, बॉम्बे। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। केशव चंद्र सेन के आंदोलन यहाँ पर चले, ठीक है। तो इन आंदोलनों की बात यहाँ पर होती है। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। अब कार्यों के अंदर जैसे समाज को कट्टरपंथी बनाना, एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे। कट्टरपंथी बनाने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये धर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे कि धार्मिक चीजों का लोग पालन ज्यादा करें और बाकी सामाजिक चीजें उनको साइड करा जाए। तो धार्मिक चीजों के ऊपर ज्यादा तरीके से फोकस करना। दूसरा, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जाति व्यवस्था के ऊपर फिलहाल सारे सुधारवादी कर रहे हैं, लेकिन केशव चंद्र सेन का ये प्रिंसिपल था वन ऑफ द कि वो जाति व्यवस्था नहीं चाहते, ठीक। महिलाओं के अधिकार की बात की है, विधवा पुनर्विवाह की बात की है, और उसके साथ साथ में ब्रह्म प्रचार को, जो अभी हम लोग ने ब्रह्म समाज पढ़ा था, उस ब्रह्म समाज के आगे चल के कैसे प्रचार प्रसार करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है, ठीक है। उन्होंने धर्म में सार्वभौमिकता पर जोर दिया है, बेसिकली सबका समान विकास, ठीक है, सबको साथ में लेके चलना, उसके ऊपर चर्चाएं की गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी चीजें 1866 में। सर, हाँ, ये राजा राममोहन के साथ में थे या अलग? नहीं, बाद में, उनकी डेथ के बाद के लोग, ठीक है, डेथ के बाद के लोग हैं। तो सर आपने सभा को ही किया था। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, केशव चंद्र सेन, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये लोग आए। तभी मैंने बोला लीगेसी एक शब्द, लीगेसी का मतलब यही होता है कोई व्यक्ति गुजर जाए, उसके बाद अगर लोग आते हैं तो वो उसको अगर अनुपालन करते तो उसको लीगेसी, ठीक है। तो 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। वो ब्रह्म समाज था और इन्होंने जिसकी स्थापना करी वो कौन सी थी? आदि ब्रह्म समाज। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ब्रह्म समाज किसका है? राजा राममोहन राय। आदि ब्रह्म समाज किसका है? केशव चंद्र सेन का है। किसके सहयोग से? देवेंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से यहाँ पर चलाया है, ठीक है। इसके बाद में युवा बंगाल आंदोलन, ये मैंने आपको बताया था, यंग बंगाल एसोसिएशन बना था, या यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट जो चला था, ये यंग इटली आंदोलन के बेसिस पे चला था, ठीक है। यंग इटली हुआ था या जो यंग यूरोप हुआ था, जिसको बनाया गया था, उसी के आधार पर इसको यहाँ पे बनाया गया था। और हाँ, इसको बेसिकली भारत के अंदर बनाने वाले थे हेनरी विवियन डिरेजियो, ठीक है।
हेनरी विवियन डेरेजियो ने ये काम भारत के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए किया था। इनकी उम्र देखिए बहुत कम थी, ये बहुत कम उम्र के अंदर इन्होंने ये सारे कार्य किए और कार्य करके इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन 22 साल की उम्र तक इन्होंने जो कार्य कर दिए वो कार्य आज आप लोग समाज सुधारक के फॉर्म में पढ़ते हो। आप बहुत सारे व्यक्तियों को पढ़ोगे भारत के अंदर, या तो क्रांतिकारी, ठीक है, या आजादी के दूत के फॉर्म में पढ़ोगे, या फिर ऐसे पढ़ लोगे कि इन्होंने आजादी में सहयोग दिया। लेकिन एक समाज सुधारक का जो पद होता है वो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। जिसमें राजा राम मोहन राय का पद जब भी आता है तो उनको गांधी जी से ऊपर हमेशा इसलिए देखा जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ आजादी पे कार्य नहीं किया, इन्होंने समाज को सुधारने में कार्य किया, और जो समाज को सुधारने में कार्य करता है उसका पद हमेशा ऊंचा माना जाता है, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेरेजियो इतनी कम उम्र के अंदर यहाँ पर जो आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन बन जाता है। जैसा 20 और 30 के दशक में इन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया और 26 से 31 तक इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था। कौन सा हिंदू कॉलेज? जो अभी राजा राम मोहन राय ने बनाया है, ठीक है, ये वो हिंदू कॉलेज जिसको उन्होंने बनाया। ये बीएचयू नहीं, बनारस वाला नहीं, ठीक है, ये बंगाल वाला है, ठीक है, हिंदू वाला। इसके अंदर पढ़ाया इन्होंने स्टूडेंट्स को या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को एक बात समझाई, और वो बात ये थी कि आप लोग यहाँ क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं, सब सुनते हो, आप सारी चीजें सुनते हो, लेकिन उन चीजों का आलोचनात्मक वर्णन हमें आपसे चाहिए। अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आप उसकी आलोचना भी तो कर सकते हैं, हर बात सही थोड़ी हो सकती है, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बात लोगों को बताई, इन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, अब इसमें आलोचना से प्रोफेसर इसमें इंक्लूड नहीं होता, आप एक समाज का हिस्सा हो, और समाज के अंदर जब आपके कार्य जाएंगे, जब आप जो डिमांड्स करोगे तो वो सारी की सारी डिमांड समाज तक जाती है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर आंदोलन उठना शुरू हो गए, कहाँ से? इन्हीं के पास से, क्योंकि समाज के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती थी कहीं पे तो यूनिवर्सिटी के लोग बोला जाते थे उसको लेकर। क्यों बोला जाते थे? क्योंकि बोले ये गलत हो रहा है, हमने तो ऐसा पढ़ा है, ये गलत हो रहा है, तो वो इस बात को लेकर गलत तरीके से समाज के अंदर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। तो ये जो बेसिकली प्रोटेस्ट चलता था, इस प्रोटेस्ट को लेकर जो आंदोलन चलते थे प्रॉपर तरीके से, इन आंदोलनों का जो वर्णन किया गया है, ये प्रॉपर पूरा का पूरा वर्णन जो है इन्होंने लोगों को सिखाया कि यूनिवर्सिटीज के अंदर या स्टूडेंट्स के पास में ये राइट्स होते हैं, वो सही गलत पढ़ते हैं, तो सही गलत के बेसिस पे आप लोग के हाथों में डिसीजन है, आप लोग बोलिए कि ये गलत हो रहा है और उसको लेकर अपनी आवाज उठाइए। तो स्टूडेंट्स को आवाज उठाना, उनको स्वतंत्रता देना, उनको बोलने की एक फ्रीडम देना, और उनसे ये बताना कि आप ही लोग इस समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इस सब में योगदान किसका आता है? हेनरी विवियन डेरेजियो का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, ध्यान रखिएगा इसका योगदान। इन्होंने यूनिवर्सिटीज में लोगों को ये सब सिखाया था, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर देख लीजिए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 के समय में यहाँ पे तत्वबोधनी सभा का शुभारंभ किया था। तत्वबोधनी सभा जो है बेसिकली ये राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्मो समाज था उसी के विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस सभा के अंदर बातें जो की गई थी, बेसिकली ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार भारत में हो रहा था, ये चाहते थे उसके ऊपर रोक लगे और उस प्रचार प्रसार को रोककर हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। तो इनका इस जो बेसिकली तत्वबोधनी सभा है, इसमें एक लॉजिक ये था, ठीक है। दूसरा लॉजिक वेदांतवाद के विकास की वकालत कर रहे हैं। बेसिकली वेदांतों को या वेद जो है आपके, वो कैसे लोगों तक पहुंचने चाहिए, उनकी बात ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर का योगदान है, जिसमें एक योगदान है तत्वबोधनी सभा का, ठीक। और देख लीजिए इन्होंने किस किस चीज के लिए कार्य किया। 1843 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को पुनर्गठित किया, ठीक है। और उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह के अलावा बहुविवाह, महिला शिक्षा या रैयत के अंदर जो भी चेंजेस हैं, उन चेंजेस को यहाँ पे इन्होंने लाया। तो आप इनके बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतना याद रखोगे सफिशिएंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ सर बहुविवाह का इसमें यार बड़ी जल्दी क्या होता है बहुविवाह पता है?
देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सेवा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो कार्य किए उन कार्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधवा पुनर्विवाह है। ठीक है, तो इनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों में एक सबसे इंपॉर्टेंट विधवा पुनर्विवाह है और उस विधवा पुनर्विवाह के बारे में थोड़ा पढ़ना है। अब तुम लोग निकालो कॉपी और पेन निकालो। कॉपी पेन पेन है, कॉपी पेपर छीन लो जो करना है निकालो। निकल तो आपको बता ये क्या पढ़ा तो है बेटा बता डालो उसमें क्रांतिकारी आंदोलन। हेडिंग लिखो क्रांतिकारी आंदोलन। फिर ज्यादा लिखना है जितना लिखा उतना नहीं लिखा। देखिए इसमें पहला पॉइंट अभिनव भारत। अभिनव भारत क्रांतिकारी आंदोलन में पहला पॉइंट लिखो अभिनव भारत। में लिखना यंग इटली सोसाइटी। अभिनव भारत करके कुछ अभी नया करंट में नहीं। हाँ चल रहा है करंट में अभिनव भारत क्रांतिकारी आंदोलन में पहली हेडिंग अभिनव भारत, ब्रैकेट में यंग इंडिया सोसाइटी। स्थापना लिखो 1904। हाँ मित्र मिला, हाँ 1889। वही लिखा रहा हूँ लिखो। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी, स्थापना 1904, संस्थापक विनायक सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर लिखा है सावरकर। ठीक है, इसी को पहले मित्र मेला बोला जाता था, जिस संगठन का नाम अभी आप लोग ने लिखा है। पहले इसे मित्र मेला बोला जाता था, जिसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी 1889 में, लेकिन नाम इसका बाद में बदल के 1904 में क्या कर दिया गया, अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, अब मैजिनी ने जो यंग इटली वगैरह बनाया था, यंग यूरोप, उसी के प्रिंसिपल्स पे आधारित था ये, जिसको यहाँ पर जाना जाता है। अगला लिखो युगांतर समूह, वर्ष 1906। युगांतर समूह वर्ष 1906, स्थापना 1906, संस्थापक
चारों नाम लिखना जितने लिखे हुए, कोई मत छोड़ना। कुछ भी पूछ रहा है। अरविंदो घोष, बालेंद्र घोष, राजा सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो बहुत कुछ लिखा। अब ये चार नाम लिखने से चार लिखने, युगांतर में चार नाम। फेवरेट सब्जेक्ट इसके बाद युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका, बालेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। पत्रिका, हाँ, युगांतर पत्रिका साप्ताहिक है ना? सेम ईयर है 1906। लिखो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। एक मिनट हौले और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908। दो नाम इसके और हैं, मानिक टोला और अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। मानिक टोला और अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत पॉपुलरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। मुजफ्फरपुर के नाम से तो सब जानते ही हैं उसको, लेकिन ये कुछ ऐसे भी पूछता है। सर अलीपुर में हुआ था ये? हाँ। खुदीराम बोस, इसके अंतर्गत दो नेता जो हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें दो महिलाओं की हत्या हो गई। सही पकड़ा। बम देखा तो हत्या ही हुई। ठीक है, इनके सहयोगी लिखो दो नाम और। मृत्युंजय चक्रवर्ती, बिल्कुल नहीं है। मुजफ्फर षड्यंत्र में हाँ, उसी में है। मृत्युंजय चक्रवर्ती और किशोरी मोहन बंदोपाध्याय। किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, ये दो नाम और, ये इसी से रिलेटेड है। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इसके बाद इन तीनों लोगों के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था। उसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्नल वाइली की हत्या। कर्नल वाइली की हत्या भी आया था क्वेश्चन, आप लोग अब जब प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो उस समय हमने ये सॉल्व भी किया था। कर्नल वाइली की हत्या, कर्नल वाइली की हत्या का स्थान, आराम 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 से तो करा रहे थे, कितने से तुम लोग बातें करते थे, आप बातें नहीं कर रहे। अब समझ गए। मैं तो पहले समझ गई। मुझे तो पहले समझ गया था समय का लिखो। मुझे बात लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन अभी वाइली। ऊपर वाला नहीं हुआ। हो गया, खत्म करो उसे, दो ही नाम तो थे, इतना लिखो।
पूरी क्या है इसमें क्या 1909 सर लिखा हुआ उनके 1909 सहयोगी नाम देखो, है। हाँ मदनलाल ढींगरा, उन्होंने किया था ये। सर ये तो अपनी इंडियन वर्ल्ड कप की टीम में भी थे 84 हाँ यही वाले तो थे। यही थे। सर आप टेस्ट में हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे। हैं? कहाँ के? कौन से थे? साल कर लिए होंगे तुम लोग। कहाँ के? सर पैट की भी थी, रीजनिंग भी थी, मैथ भी था। What है? सर कंप्लीट। यूपी स्पेशल भी था। जनगणना भी तो था। फॉरेस्ट रिपोर्ट वन भी पे थी। भी था। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी थी। बस एक ऑप्शन नहीं था जो क्यों ज्योग्राफी नहीं? इकोनॉमी वगैरह सब था। ज्योग्राफी इकोनॉमी दो इतना ज्योग्राफी पढ़ाई में हमने ज्योग्राफी से कुछ चलो मदनलाल ढींगरा ने यहाँ ये किया था, इस हत्या के अंदर उनका नाम आता है। और वो प्रभावित किससे थे? वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर से प्रभावित थे जब उन्होंने ये हत्या की। प्लेस तो आपको पता है, लंदन के अंदर हुआ था। मुझे लगा कुछ बच्चे ने गलती बहुत सी उसके बाद देखो नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र वर्ष 1909। खाली कर इसमें था ही क्या? तुम लोग की चक्कर में नासिक षड्यंत्र है। नासिक षड्यंत्र, इसमें सीधा सीधा वीर सावरकर का नाम आता है। वीर सावरकर का नाम है इसके अंदर। उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। इसमें वीर सावरकर और हत्या किसकी की थी? जैक्सन की हत्या की थी। जैक्सन की हत्या की थी। हाँ जैक्सन, सिर्फ जैक्सन है, माइकल नहीं। इस्तेमाल के कितना दूसरे का हिस्ट्री में भी किया गया है ना हत्या वाले नाम। सर ये जो हत्या वाली लाइन रिपीट कर दी। हाँ दिख रहा है। नासिक षड्यंत्र में जैक्सन की हत्या की गई, जो नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और इसकी हत्या करने का आरोप सीधा सीधा वीर सावरकर के ऊपर आया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। ठीक है, इतना मेंशन करना है बस इसमें। सर जो सत्ता में नहीं होता आरोप उसी पे लग जाता। हाँ वो तो होते हैं। इसमें ताकत नहीं होती। आज के समय सबसे पॉपुलर चीज देख के क्या करता बेटा? हावड़ा गैंग केस छोड़ दो, जरूरी नहीं। उसके बाद दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। क्या तो जरूरी है राजबिहारी बोस। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912, रासबिहारी बोस। ठीक है, इन्होंने सीधा सरकार को ही मारने की प्लानिंग कर ली, सीधा हार्डिंग को ही मार दे। नहीं मारा, सिर्फ प्लानिंग की थी और हत्या करने की कोशिशें भी की थी। ठीक है, तो इसी को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसके अंदर रासबिहारी बोस के अलावा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो नाम देखो: बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद और बाल मुकुंद। चलिए तो वैसे हो गया दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। अरे एक मिनट पढ़ लिया।
रासबिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद और बाल मुकुंद, इन्होंने लॉर्ड आर्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। ठीक है, और उनके ऊपर अटैक भी किया था जब वो चांदनी चौक से निकलकर जा रहे थे हाथी पर सवार। ठीक है, उस समय हाथी चलते थे, हाथी घोड़े ये तो नहीं, वैन से नहीं घूमते थे गधे तो घूमते हैं। इस अटैक में इनके महावत की हत्या हो गई थी, जो हाथी को चला रहा था उसकी हत्या हो गई। रासबिहारी बोस तो निकल के भाग गए थे यहाँ से, लेकिन चरण दास को आजीवन कारावास कर दिया। रासबिहारी बोस बेसिकली आगे चल के आपने देखा होगा, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था और आईएनए का फॉर्मेशन फिर हुआ था, आजाद हिंद फौज वगैरह जो बनी थी उस सब के अंदर इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, तो इनका नाम बेसिकली बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रासबिहारी बोस। इनको इस केस में सजा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये यहाँ से भाग गए। ठीक है, और कहाँ पहुंचे थे भाग के? सिंगापुर। चलो अब विदेशों के हैं कुछ, उसमें पहला गदर पार्टी देखिए, इसके बाद गदर पार्टी का फॉर्मेशन वर्ष 1913। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को 1913 में गदर पार्टी अमेरिका के अंदर फॉर्मेशन हुई थी। विदेश के अंदर जो जो चीजें हुई हैं उनको याद रखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसको भी नोट कर लो। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई थी इसकी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एक होम रूल लीग है, इंडियन होम रूल लीग है, वो भी एक क्वेश्चन आता है, और एक होम रूल सोसाइटी से भी क्वेश्चन आता है, दोनों अलग अलग है। तो होम रूल सोसाइटी है ये बेसिकली, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया, और 1907 में वीडी सावरकर ने इसको संभाला था। ठीक है, 1907 में वीडी सावरकर ने इसको संभाला था। नहीं, सैन फ्रांसिस्को, वो क्या चीज है? हाँ, लंदन। हाँ, ये लंदन। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के अंदर फॉर्मेशन हुई है। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था बेसिकली। नाम लिखो, किसके बताइए? लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, लाला हरदयाल का। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, और इनके साथ एक दो नाम और है, उन नामों को भी मेंशन कर लेना। मैंने गदर पिक्चर बाद में देखी होती ना, तो मुझे लगता है गदर पार्टी के ऊपर पर मैंने वो पहले देखी। पार्टी तो पहले बनी थी ना। पढ़ा तो हमने बाद में है ना, पिक्चर तो पहले देखी। कुछ तो और बातें
कुछ और बातें करो करो, मैं भी सुनता क्या बातें करता तुम लोग। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, समाचार पत्र भी इस समय चलता था गदर नाम से, जो उर्दू और गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा जाता था। ठीक है सर, ये तो लिपि होगी। हाँ, लिपि होती थी और उर्दू भाषा थी। फिर लिखो कामागाटा मारू भाषा। ये तो पढ़ा है। कामागाटा मारू भाषा गलत लिखा है, कोमा कामागाटा मारू, कोमा नहीं जापानीज नेम है, जापानीज नेम शिव का नाम है। हाँ, शिव का नाम है कामागाटा मारू। कंफर्म करता है। इतनी अपडेट क्लास है हमारी कंपनी पता है एंड टू एंड ये भी गड़बड़ उसके बाद लिखिए एक नाम और, 1924 में स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कामागाटा को नहीं मारा अभी। कामागाटा मर हादसा हुआ नहीं वो। कर लो से अपनी कॉपियों पे हाथ से वो कर लो। 1914 में हुआ था कनाडा में। बताएं क्या कहानी, पता है जी सर। बताएं, बता दीजिए। सुन लो कहानी। कामागाटा मारू बेसिकली तुम लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा मुझे। कामागाटा मारू जो कहानी है बेसिकली जापान के अंदर विश्व युद्ध चल रहा है इस समय पूरी दुनिया में। ठीक है, और जापान की एक शिप थी कामागाटा मारू। भारतीयों को विदेशों से निकालने के लिए जो आज के समय में क्या किया जाता है, कुछ चलाए जाते हैं ऑपरेशन अभियान, इनको चलाया जाता है। ऐसा ही एक अभियान था कामागाटा मारू। इस अभियान के अंतर्गत कुछ भारतीय जो फंसे हुए थे विदेशों में, उनको बाहर निकालने की बात की गई थी। तो कांग्रेस ने इस बात को बोला कि कामागाटा मारू की एक शिप लो और शिप लेकर जो भारतीय फंसे हुए उन भारतीयों को निकालना चाहे वहां से। और जो भारतीय फंसे हुए थे वो भारतीय बेसिकली विदेशों में जगह जगह फंसे थे। ये शिप को लिया गया, जापान से उठाया गया और जापान से उठा के यहाँ भारतीयों को लेकर निकला जा रहा था। लेकिन समस्या संकट आ गया कहाँ, भारत तक। ये लोग क्योंकि भारत आ रहे थे सारे के सारे लोग जापान से निकल के, लेकिन भारत ने मना कर दिया भारतीयों को रिसीव करने से। रिसीव करने से मना इसलिए कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों का शासन, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कोई भी बाहरी व्यक्ति वर्ल्ड वॉर के समय में इस समय भारत के अंदर आए। उनके लिए तो बाहरी वॉर विश्व युद्ध के दौरान वो लोग भारत में नहीं घुसने देंगे किसी को, तो मना कर दिया। तो ये शिप लेके सीधे पहुंचे और आगे, और ये निकल गया कनाडा के अंदर। इन्होंने कहा कनाडा पहुंचा जाएगा, वहां पे तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कनाडा में भारतीय सुरक्षित भी रहेंगे। तो जब ये कनाडा पहुंचे उसने इमिग्रेशन लॉ चेंज कर दिया। भारतीय शिप में रास्ते में ही थे और इमिग्रेशन लॉ चेंज हो गया। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जो बाहरी लोग आपके देश में आते हैं उनको लेकर क्या कानून बनाया गया। इमिग्रेशन लॉ में बोल दिया गया कि कोई भी कनाडा को छोड़कर जो भी विदेशी होगा वो अब से इस डेट से कनाडा के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो जब ये बैन लगा दिया गया इनके ऊपर, तो ये भारतीय फिर वहां से बच के भागे। अब बोले अब हम जाए तो जाएगा, तो ये लोग वापस लौटे और वापस लौट के फिर से भारत के तट पर आए। अब ये लोग घूम रहे हैं पूरे के पूरे समुद्र के अंदर इधर से उधर, इनको एक स्थान चाहिए रुकने के लिए। तो एक स्थान इन्हें मिला, बोले भारत के अंदर ही जाएंगे। तो ये जब कोलकाता के तट पर पहुंचे और वहां अंदर एंट्री करना शुरू कर दी, तो इनके ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। और गोलियां बरसाने के बाद बहुत सारे भारतीयों की हत्याएं हो गई, और इसके अंदर लगभग 22 लोग तो ऐसे मारे गए साफ तौर पर, और उसके बाद बहुत सारे लोग इंजर्ड होकर भाग गए इधर उधर। तो जो लोग भागे कामागाटा मारू शिप के बाद में, उन्हीं लोगों ने आगे चल के क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाई थी। आगे चल के एक नाम आता है, आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, अब इसी क्रांतिकारी उदय के अंदर तो आप लोग नाम सुनोगे चंद्रशेखर आजाद का। तो चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों में क्यों घुस गए,
क्योंकि माना जाता है कि उनका परिवार कामागाटा मारू के अंदर उस हादसे का शिकार हुआ था। तो वो ऐसे क्रांतिकारियों का जन्म होना शुरू हो गया इस हादसे के बाद, जिससे कई भारतीयों की हत्या हुई थी। तो विश्व युद्ध की वजह से भारतीयों को अंदर रुकने से रोका गया, आने से रोका गया, इस वजह से ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापना। इसको HRA के नाम से जाना जाता है, HRA। इसके बाद एक और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लिख लो, नाम सारे लिख लेना। सचिंद्रनाथ सान्याल सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इसमें, जो HRA के अंतर्गत इसको स्थापित करने वाले लोगों में काउंट होते हैं। भगत सिंह इस समय नहीं थे, ध्यान रखना, 1924 में नहीं है। हाँ, वो 1928 में आए। स्थान भी लिख लेना, कानपुर में स्थापना हुई थी। ऊपर हाँ, आगे चलते हुए 1928 में। अब आगे लिख लेना 1928 और इसको कर लो HSRA 1928 HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 28 में, हाँ 1928। अब जो नेतृत्व होगा वो भगत सिंह का होगा, ठीक है, HSRA। भगत सिंह जी HSRA का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। बेसिकली इसको लिया गया और इन्होंने जिस सिद्धांतों को फॉलो किया था वो थे भगवत गीता के सिद्धांत। आनंद मठ जैसे प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो किया था कि वहां जैसे प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। इन सब के अंतर्गत इन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर कोट किया है उसमें अरविंदो घोष का नाम आता है, विवेकानंद का नाम आता है। इस सब का एक कह सकते हो संगठित रूप जब बना तो वो कैसा बन गया, उग्रवादी राष्ट्रवादी लोगों का बन गया। मतलब ये उग्रवाद राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर ऐसे आंदोलन को चलाया। तो ये उग्रवाद राष्ट्रवादी लोग हैं। रूसी, फ्रांसीसी और आयरिश क्रांतियों में भी इनका योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो रूसी, फ्रांसीसी और आयरिश क्रांतियों में भी इनका योगदान देखने को मिलता है। और ये योगदान बेसिकली जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तो वहां की जो क्रांतियां हुई थी उन क्रांतियों से ये सारे के सारे लोग प्रभावित थे और उसी सारी चीजों को भारत के अंदर ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, प्रेरणा इन्हें एक जगह और मिली थी 1922 में चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना जैसी और घटनाएं हम करेंगे, इन्होंने इस चीज को यहाँ पर सोचा था, तभी 1924 और 1928 की ऐसी संस्थाएं बनी। ठीक है, काकोरी, काकोरी
1925 काकोरी षड्यंत्र केस 1925। ये लोग सब काकोरी के अंदर घुस गए। लखनऊ से एक ट्रेन जा रही थी, काकोरी लखनऊ में ही पड़ता है, और अंग्रेजों का जितना भी सामान उसके अंदर जाता था उस सबको एचआरए की टीम ने पूरा मिलके लूट लिया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है काकोरी षड्यंत्र केस। 9 अगस्त 1925। सर उसमें जो विवेकानंद है वो स्वामी विवेकानंद है ना, जो आप ऊपर, हाँ ऊपर स्वामी विवेकानंद उनसे प्रभावित थे, वो उसके पार्ट नहीं थे। यानी कि काकोरी से षड्यंत्र केस में कौन कौन लोग भागीदारी थे, उन भागीदार लोगों का नाम लिख लीजिए। पहली बात तो पूरा एचआरएस का पार्ट था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरएस का पूरा पार्ट था। एचएसआरए नहीं था, क्योंकि एचएसआरए अभी बना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। एचआरए था, एचएसआरए नहीं था। कौन कौन थे इसमें इन्वॉल्व? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाड़ी, राजेंद्र नहीं है राजेंद्र है, ठीक है, ठाकुर राज सिंह। ये सब लोग जो थे ये बेसिकली काकोरी केस में इन्वॉल्व थे, और इन सबको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इसके अंदर जुड़े हुए कुछ लोगों में और भी नाम थे, लेकिन वो पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनके नाम सामने नहीं आए। जैसे भगत सिंह को माना गया था, इसके अंतर्गत उनका भी एक नाम आता है। चंद्रशेखर आजाद का भी नाम इसके अंदर माना गया था कि वो भी आता है, वो तो यहाँ लिखा हुआ भी है। और सुखदेव का भी नाम इसके अंदर आया था, लेकिन ये सब बच गए थे इस समय क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई प्रूव नहीं हो पाई। जिन जिनके ऊपर प्रूव हुई थी उनके नाम ये सामने लिखे हुए, जिन जिनके ऊपर प्रूव हो गई थी उनके नाम ये सामने लिखे हुए। लिखिए ना, उसके बाद लिखिए लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें हुई है सैंडर्स की हत्या। लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या। थोड़ा देर हो। ठीक है, सैंडर्स की हत्या का केस का आरोप किसके ऊपर आया? भगत सिंह, राजगुरु। ठीक है, सुखदेव भी इसका पार्ट थे, इनका नाम इसके अंदर आया था। ठीक है, उन्होंने उनकी सहायता की थी, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सहायता की थी। सीधा सीधा मुकदमा इन चारों के ऊपर चला था हत्या का। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स, जिनकी इस समय हत्या कर दी गई। तो लाहौर षड्यंत्र केस नोट कर लीजिए, 17 दिसंबर 1927। और इन सबको फांसी कब दे दी गई थी? मार्च 1931, 31 मार्च 1931 में सबको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में इन लोगों को फांसी हुई, तो इनकी फांसी भी याद रखिएगा, इस डेट के लिए 31 मार्च 1931 फांसी हो गई। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय विधानसभा बम कांड। एक तो और बच्चे लिख लो, खत्म करें। केंद्रीय विधानसभा बम कांड, केंद्रीय विधानसभा बम कांड अप्रैल 1929, अप्रैल 1929। और इसके जो इसमें जो आरोप लगा था वो बेसिकली एचएसआरए के ऊपर लगा था कि एचएसआरए ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना पूरा लिया और अटैक किया। तो एचएसआरए इसके अंदर इन्वॉल्व था। एचएसआरए के अलावा जो दो व्यक्ति इसके अंदर पॉपुलरली इन्वॉल्व थे
उनके नाम है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इसके इन्वॉल्वमेंट वाले मेंबर हैं जो केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंकने के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर बेसिकली इसके लिए भी मुकदमा चला था, लेकिन इनको फांसी क्यों हुई थी? सैंडर्स की हत्या को लेकर फांसी दी गई, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा बम कांड, नाम लिख लीजिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, 1929। इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिए। लास्ट लिखिए चटगांव, चटगांव आर्मरी केस बोला जाता है इसको, चटगांव आर्मरी केस। इसमें नाम लिख लीजिए। सूर्य सेन के अलावा जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य सेन नहीं पूछता है और नाम पूछता है। गणेश घोष, लोकनाथ बल, अनंत सिंह, प्रीतिलता, वादेदार, कल्पना दत्ता और अंबिका चक्रवर्ती एंड सुबोध राय, ये सब नाम है। मेरा भी ऐसे ही लिखा जाता है ना, सर एक मिनट लिखो जल्दी। चटगांव लास्ट है ये क्रांतिकारी गतिविधियों। बोला वाला हिंदी में सफल है। देखो दो चार क्वेश्चन है इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड, ठीक है। दो चार क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद छुट्टी करना है, खत्म, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2022 का ही क्वेश्चन है, अभी ही आया है रिसेंट में, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। नाम दिए बलिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। कौन इनमें से गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था? बताओ, इन तीन में से गदर पार्टी से सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था? 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन। अभी पीछे गदर पार्टी देखा है आप लोगों ने, नोट भी किया? क्या नाम लिखे थे अभी गदर पार्टी में? हमने लिखे थे लाला हरदयाल, बीडी सावरकर, संभाल लिया था ना और वर्मा। तीनों में से कोई नाम नहीं था? तीनों में से कोई नहीं था? अच्छी बात है।
नाम लिख लो, रासबिहारी बोस उसमें ऐड कर लो। केवल 3 रासबिहारी बोस पार्टी में ऐड कर लो। रासबिहारी बोस। अब देखो आंसर के साथ में दिखा रहा हूँ जिससे जल्दी खत्म हो जाए। इसमें पूछा गया है गदर क्या था, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है गदर था क्या, ठीक। सिर्फ एक वर्ड दे दिया गदर और पूछ लिया क्या। यूपीएससी के प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है जी सर। सिर्फ पूछा है गदर की डेफिनेशन या गदर थी क्या। बेसिकली आंसर है सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय के साथ भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, ठीक है। हाँ, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। देखो ये अभी तक जो मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसके कुछ क्रिप्स निकाले मैंने, ठीक है। इन क्रांतिकारी आंदोलनों से रिलेटेड मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं किसको, ये सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं क्या। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अब आप क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में वो नाम लिख सकते हो जिन नामों को आपने कांग्रेस के सेशन के अंतर्गत पढ़ा। कौन से, जो उग्रवादी लोग थे, लाल बाल पाल का नाम जहाँ पे आता था, तो आप ऐसे लोगों को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में आप उनके नाम को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक ही दिया लेकिन आप उसको कर सकते हो। बंगाल का पूछा गया पहला, ठीक है। अनुशीलन समिति भी आप लोग ने देखा था। क्रांतिकारी आंदोलन के पतन के कारण पूछ लिए जाए तो क्या हो सकते हैं सर। क्रांतिकारी आंदोलन क्यों खत्म कर दिए गए, कैसे समाप्त हो गए, क्या कारण थे उसके पीछे। कहीं ना कहीं सर जो कहते हैं कि एक नेतृत्व तो अच्छा था लेकिन उसको फॉलो करने के लिए लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे। और लोग इकट्ठा होते थे तो उन पे कार्रवाई कर दी जाती थी, जेल में बंद कर देते थे, कार्रवाई हो जाती थी, कठोर कानून उनके ऊपर लगा दिए गए थे। तो कानून व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा उनके ऊपर निगेटिव तौर पर लागू कर दी गई थी। इस वजह से सिविल सर्विसेज वाला एक्ट है वो भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये तमाम इसके अंदर पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस कारण से हुआ, ठीक। चलो लास्ट है, लास्ट है, लास्ट। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो बाद में आया। अच्छा सुनो अब ध्यान से कुछ बात है। देखो इसके बाद जनजातीय विद्रोह बचे हुए, अरुण सुन लो 2 मिनट ध्यान से, लास्ट करते हैं इसको खत्म करते हैं। इसके बाद जनजातीय विद्रोह पढ़े हम लोग, जनजातीय बंद कर दो हो जाने जनजातीय वो थोड़ी बंद होगी, चल गेट खोल दो ना, सब दिख जाएगा। 1:28 से 2 मिनट गेट खोलिए बस। देखिए इसमें जो जनजातीय विद्रोह है हम लोग का वही बचा हुआ है। इन्वर्टर बोलिए, इन्वर्टर बोलिए, आवाज ही उसकी बहुत गंदी वाली आ रही है, डिस्टर्ब हो गया। तो जनजातीय विद्रोह पढ़ लेंगे, समाज सुधारक आंदोलन हम लोग ने पढ़ लिया, मैंने नोट्स में बाकी दे दिए सारे के सारे, ठीक है। तो आप नोट्स में पढ़ लेना उसको जाके, कहीं कोई कंफ्यूजन आए, दिक्कत आए, कोई डाउट आएगा तो आप लोग मुझसे डिस्कस करोगे उसके बारे में, ठीक है। जनजातीय विद्रोह, हाँ जनजातीय विद्रोह अभी हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद थोड़े बहुत बचे हुए 5-6 बचे हुए उसकी चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह के अलावा अब मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक आपका नहीं बचा है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, संदेह है इस बात पे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टॉपिक बचा है, तो अब समाज सुधारक आंदोलन, जनजातीय विद्रोह और क्रांतिकारी आंदोलन के बाद अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें समाप्त हो गई, जाओ चले।
क्यों सर? तो हाँ, भक्ति आंदोलन कला और आर्ट एंड कल्चर में आएगा। भक्ति आंदोलन हाँ वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, और वो आर्ट एंड कल्चर नहीं, इवन मेडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है अगर पूरी बात की जाए। मध्यकालीन भारत में कुछ नहीं बचा, सूफी भक्ति आंदोलन जो बचे थे वो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में बात कर लेंगे। पूरा मध्यकालीन हो चुका है, अब ऑफिशियली बात बोल रहा हूँ मैं, मध्यकालीन प्रॉपर हो गया है, सूफी भक्ति आर्ट एंड कल्चर में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं बचा है आज के बाद, सिर्फ जनजातीय बचा है, इसकी बात मैं कर लूंगा थोड़ा सा जो भी बचा है, वरना आप इसको खुद भी पढ़ के कर सकते हो, कोई ऐसा टफ नहीं। और इस बार मैंने कोई होमवर्क भी नहीं दिया, वरना मैं हमेशा कुछ ना कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, तो इस बार का होमवर्क यही है, जनजातीय विद्रोह कर लेना अपना घर पे, ठीक है। तो आपका मॉडल प्रॉपर खत्म, वर्ड पूरा खत्म, जी सर, मेडिवल पूरा खत्म, जी सर, ये सारे खत्म हो गए। Yes, मेरी sir. जिम्मेदारी बस एक की बची है, आजादी की बात तो हमारा नहीं पढ़ा वो नहीं है बेटा, वो सिलेबस में ही नहीं है। मेरा पार्ट सिलेबस नहीं है। और मैं आपको आर्ट एंड कल्चर और पढ़ाना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा के इतिहास बांटना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक एप्लीकेशन लिखनी है आप लोग को।